इस वीडियो में व्यक्त विचार और राय वक्ता के हैं और आवश्यक नहीं कि वे एस्ट्रोलाइफ सूत्रास चैनल द्वारा रखे गए विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों। जय श्री राम एवरीवन। मैं श्री भारद्वाज और राखी जी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमारे चैनल को इतना लोकप्रिय बनाया, इतना सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी अचीवमेंट को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं श्रीमती सुनीली जानी जी, जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, और हमारे साथ हैं श्री नितिन कश्यप जी। तो आइए आज इस चर्चा का आरंभ करते हैं ज्यादा समय न लेते हुए। जय श्री राम नितिन सर, जय श्री राम सुनीली जी। ओवर टू यू सर। जय श्री राम दिव्य श्रेय एंड राखी एंड सुनीली जानी पवार जी का हार्दिक अभिनंदन एस्ट्रोलाइफ सूत्रा के मंच पर। नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे साथ तो पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन सुनीली जानी जी को सभी जानते होंगे, काफ़ी परिचित होंगे। बहुत इनके अच्छे अच्छे वीडियोस आपको यूट्यूब पर और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिले होंगे। तो जैसा कि अभी श्रेय ने जिक्र भी किया, हम लोगों ने जो पूरी टीम है एएलएस की, वो सेलिब्रेट कर रही है जो अचीवमेंट हमारी हुई, और उसमें हम चाह रहे हैं कि जो स्कॉलर्स हैं अलग अलग मंच से वो हमारे यहाँ आए और अपने ज्ञान हमारे साथ बांटें। तो वी आर लकी कि सुनीली जी हमारे साथ हैं। सो सुनीली जी, आज हमारे ज्ञान चक्षु आप कैसे खोलने वाले हैं, कैसे क्या क्या बताने वाले हैं, वो बताइए। सर्वप्रथम मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ एएलएस टीम की कि आपने मुझे अपने मंच पर मेरे शब्द रखने के लिए आपने आमंत्रित किया। और दूसरी आपकी मैं सराहना करती हूँ कि आपके चैनल ने शायद 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स आपके हो चुके हैं, और इसी प्रकार से आप गतिमान रहे अपने प्रोग्रेस में, अपनी ग्रोथ में आप आगे बढ़ते रहे, ऐसे मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। तो नितिन जी, मैंने भी काफी वीडियोस आपके देखे हैं। हमेशा सबसे ज्यादा मुझे सराहनीय जो लगता है आपके काम में वो है कि आई सी एवरीवन्स वीडियो। मुझे जो अच्छे लगते हैं मैं कुछ ना कुछ उसमें से लेने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि आप हमेशा जो भी हमारे ग्रंथ है, शास्त्र है, जो जैसे लघु पाराशरी हो गई, जैसे बीपीएचएस हो गया, सर्वार्थ चिंतामणि हो गई, तो आप उसका हमेशा बेस का जिक्र करते हैं। मैक्सिमम आपके वीडियोस में मैंने देखा है कि यू ऑलवेज गो टू रूट ऑफ एनीथिंग, और उसके बाद फिर आप अपना काम भी साझा करते हैं लोगों के साथ में। तो वो एक सराहनीय बात है, और इसी प्रकार से आप उन्नति करते रहे, आपकी टीम भी उसी प्रकार से आपको साथ देती रहे, और हम सभी मिलके आगे बढ़ते रहे। तो नितिन जी, आज हम बात करेंगे काल पुरुष की कुंडली के बारे में कि उसका प्रेडिक्शन में कितना महत्व होता है। जब हम किसी को फलित करते हैं, फल कथन देते हैं, तो उस समय हम कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऐसा करते हैं कि भाई लग्न कुंडली देख ली, नवांश कुंडली देख ली, या तो भाव चलित देख लिया, प्रोफेशन से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड कोई क्वेरी आ गई तो हम तुरंत D1 देख लेते हैं, दशांश कुंडली देख लेते हैं, या तो फिर आगे चल के हमें कुछ और देखना है तो हम षडबल देख लेते हैं। तो ये हमारा एक पैटर्न है कोई भी कुंडली को अध्ययन करने का, या तो उसका कारण मीमांसा करने का हमारा एक पैटर्न बन जाता है। परंतु कई बार हम ऐसा शुरुआत में जब हम सीखते थे स्पेसिफिकली, तब हम हमेशा नेचर चार्ट यानी काल पुरुष की कुंडली को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, अभी भी देते हैं। परंतु हमारे ये प्रोसेस में कई बार कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिसका उत्तर हमें नॉर्मल प्रोसेस में नहीं मिलता है, जिसमें हम फल कथन करते हैं, या तो उनके प्रश्न शायद हमारे उत्तर से मैच नहीं करते, जो हमारे पास जातक आते हैं उनका मैच नहीं होता है। कई बार हमारा जो फल कथन होता है या तो उनके प्रश्न होते हैं। जब मेरे अध्ययन में और मेरी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में मैंने जब देखा, तो काल पुरुष कुंडली से अगर जब हम फल कथन करते हैं तो वो भी उतना ही एक्यूरेट आते हुए देखा है। जैसे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे तो आपने बताया कि हम लोग हमेशा तुला राशि को ही ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वो हर एक जगह में ज्यादा एम्फोसाइज हो रहा है। मैरिज यानी कि उसका बहुत बोलबाला है। 7 नंबर साइन तुला राशि बैलेंस्ड साइन है, मध्य भाग में आती है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो बाकी की तरफ हमारा ध्यान थोड़ा कम चला जाता है। परंतु जैसे हम
मैरिज के लिए तुला राशि देखते हैं, उस प्रकार से व्यक्ति का जो आचरण है, व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है, व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, व्यक्ति का जो स्वभाव गुण धर्म है, या तो उनकी देह यष्टि कैसी है, उसके लिए हम कभी मेष राशि को नहीं देखते। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई मेष राशि से आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपका हेड का पोर्शन, जैसे सर का पोर्शन देखा जाएगा, आपकी बुद्धि कितनी है वो देखी जाएगी, या तो कपाल का कितना बड़ा होगा, या तो चीक बोन कैसे होंगे। ये अगर आपको लग्न से पता नहीं चलता, अभी समझो कोई मेरे जैसा कोई कुंभ राशि, कुंभ लग्न वाला होगा, तो कई लोग मुझे पूछते हैं आपका तुला लग्न है क्या, आपका कर्क लग्न है क्या? मैं बोली नहीं, मेरा तो कुंभ है, मैं तो कुंभ लग्न कुंभ राशि। तो आप में तो कुंभ जैसा, शायद मेरा चिकित्सक स्वभाव है मेरा, मैं पढ़ाई करती हूँ तो वो कुंभ है। कई बार कैरेक्टरिस्टिक हमें कुंभ के नहीं दिखते हैं। तो जब हम मेष राशि को टटोलते हैं और उसमें क्या प्लैनेट है, अगर कोई है तो, अथवा मेष राशि आपके कुंडली में कौन से स्थान पर जाके बैठी है, नो मैटर उसमें कोई ग्रह विराजमान है या ना हो, बिल्कुल। तो मेष राशि को देखो कौन से भाव में जा रहा है, तो आपके जीवन में मेष राशि जो भाव में है उस राशि से ही रिलेटेड आपका व्यक्तिमत्व होगा। फॉर एग्जाम्पल कि समझो मेष राशि आपके चतुर्थ स्थान में जा रही है कोई भी कुंडली में, जैसे कि हम मकर लग्न की बात करते तो मेष राशि आपके चौथे स्थान में चली गई, तो मकर लग्न अनुसार समझो हमें उस व्यक्ति का स्वभाव नहीं दिख रहा है कि भाई ये तो हाइट होनी चाहिए, शनि प्रधान है, तो वो तो शॉर्ट दिख रहा है, हमें हाइट तो है ही नहीं। हम तो बोलते शनि वाले तो ऊंचे होते, उनकी हड्डियां भी बहुत पतली और ऊंची, मैं तो इतनी मोटी हूँ, मैं तो कुंभ वाली हूँ। तो इसमें क्या होता है कि चतुर्थ स्थान में जब मेष राशि जाके बैठ जाती है, दैट मीन्स कि वो आपके कुंडली का गर्भ है। चतुर्थ स्थान जो है 1, 4, 7, 10, इसको हम गर्भ हाउसेस बोलते हैं, जिसको हम सेंटर हाउसेस बोलते हैं, जिसको हम विष्णु स्थान भी बोलते हैं, सभी अपने अपने तरीके से। तो उसके अंदर जब हम झांकेंगे तो हमें पता चलेगा कि 10 और 1 नंबर एक दूसरे से 410 में है, 4-10 अवस्था में आ गए हैं। तो इस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा जो चौथे स्थान में राशि आती है इसकी, तो उसका उस पर बहुत ज्यादा स्वभाव गुणधर्म आधारित रहेगा। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो मकर लग्न में उच्च का हो जाता है। ठीक है, तो एरीज में भी मंगल को स्वराशि का माना गया। फिर आपको ढूंढना है कि मंगल इसकी कुंडली में कहां पर गया हुआ है। ठीक है, तो वो स्थान भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, और वो राशि मतलब एरीज साइन यानी कि मेष राशि और मंगल कहाँ पर है। समझो हम मकर लग्न की बात कर रहे हैं और चतुर्थ स्थान में समझो मेष राशि आ रही है और मंगल तुला राशि में समझो चला गया, दशम भाव में चला गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये तुरंत से गुस्सा करने वाला व्यक्ति नहीं है। तुला राशि में मंगल जाने से, शुक्र की राशि में जाने से वो शांत हो गए, तो उसमें आपको तुला के गुणधर्म ज्यादा दिखेंगे। जो काल पुरुष कुंडली का जो स्वामी है वो आप देखिए सबसे पहले, किसी का भी नो डाउट असेंडेंट से हम देखते ही हैं, हम सभी देखते हैं, लेकिन आपको अगर डीप अध्ययन इसका करना है तो आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति में तुला के भी गुणधर्म है और उस व्यक्ति में मकर के भी गुणधर्म है, और एरीज साइन तो तुला के सामने ऑलरेडी समझो मैंने जैसे मंगल तुला का बता दिया, तो मंगल फिर से लग्न को देख रहा है वहां से। ठीक है, फिर आप बोल सकते हो कि आप बहुत जज्बाती हो लेकिन आप बैलेंस अच्छा कर लेते हो, मतलब सोचते बहुत ज्यादा है लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाते लाते आपको बहुत समय लग जाता है। आप ऐसा नहीं कि तड़के फट निर्णय ले लिया, नहीं लेते, हम ऐसा नहीं बोल सकते। या तो एरीज लग्न भी किसी का है, मेष लग्न भी किसी का है, तब भी हमें मंगल की पोजीशन उसमें देखनी है, काल पुरुष की जो स्वामी है वो कहाँ पर कुंडली में गया, उस अनुसार ही उस व्यक्ति के बारे में आप बता सकते हो। उसी प्रकार उसका आर्थिक व्यवहार कैसा चलता होगा, उसका धन की संचय कैसा होगा, उसका कुटुंब किस प्रकार से होगा, वो कौन से परिवार में उसने जन्म लिया। जैसे हम बेसिक 2 नंबर देखते हैं या तो दूसरा भाव देखते हैं, तो आप वहां पर टॉरस साइन देखिए,
कि इसका परिवार इसके साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अगर शुक्र अफ्लिक्टेड है तो कितना भी सेकेंड हाउस मजबूत होगा, फिर भी वो आपको ऐसे ही हिस्ट्री देगा कि मेरा परिवार के साथ ज्यादा बोलचाल नहीं है, या तो मैं घर से दूर रहता हूँ, या तो मेरा धन का संचय ही नहीं हो पाता है, या तो मुझ में वाणी दोष हो गया है, मुझे टेस्ट बर्ड्स ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल गर्म खाना पसंद नहीं करता, मुझे तो बिल्कुल ही का कुछ भी पसंद नहीं आता है, अगर मेरा शुक्र है या नहीं है। देन यू सी कि शुक्र कौन से राशि में गया है। इसका मतलब है कि काल पुरुष अनुसार शुक्र उस राशि को ज्यादा पियर्स कर रहा है, वो पेनिट्रेट हो रहा है शुक्र उस राशि में, तो आपको वही गुणधर्म इसमें दिखाई देंगे। इस प्रकार से आपने सभी राशियों का, जैसे हम कौन से साइड में करेज करेंगे, या तो बुध मेरी कुंडली में कैसा है, हाउ इज द मर्क्यूरी पोजिशन, तो आपको मिथुन राशि उतनी ही आवश्यक है देखना कि मिथुन राशि त्रिक भाव में तो नहीं चली गई है। फिर बुध कितना भी अच्छा होगा तो भी वो व्यक्ति आपको कंप्लेन करेगा कि मुझे कुछ ना कुछ पेपर वर्क में प्रॉब्लम आता है, गवर्नमेंट रिलेटेड मेरे पेपर वर्क में प्रॉब्लम आता है, मेरा पासपोर्ट ही अभी तक आया नहीं है, मेरा टिकट, या तो मेरा काम लास्ट तक होते होते, जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज जो होती है, जो बुध से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, या तो एक कम्युनिकेशन का जो स्किल होता है, वो अगर इस भाव में बुध चला जाता है या तो उसकी राशि चली जाती है। जैसे मिथुन का मैंने बात की, क्योंकि मिथुन और कन्या में बहुत बड़ा फर्क है। कन्या अगर त्रिक भाव में चली जाती है तो आप बोल सकते हो कि आपको डीप अध्ययन करने का शौक है, या तो उस प्रकार से, या तो आपको इंटरोगेट करना पसंद है, कोई भी चीज के तह तक जाने की आदत है। सो बेसिक काल पुरुष कुंडली हमें सभी को पता होना बहुत जरूरी है, और उसके कारक तत्व जो है, सेकेंडली पहले हमने राशि देखे, फिर उसके कारक तत्व को देखिए कि भाई प्रथम भाव में क्या कारक तत्व आते हैं। तो अगर एरीज साइन, या तो मिथुन राशि, या तो कन्या राशि, या तो तुला राशि आपकी कुंडली में कौन से भाव में जा रही है, वो उसी प्रकार से काल पुरुष अनुसार ही आपको फल देगा। थोड़ा हमें ऐसा लगता है, जब हम सुनते तो लगता है हाँ आसान है, बट व्हेन यू ट्राई टू पुट इट अप तो कई बार हमें थोड़ा जम्बलिंग होता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बट वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट नितिन जी, तो आपको उससे काफी अच्छे परिणाम दिखते हैं। और एक बात बताऊंगी, फिर मैं आपके पूछने वाली हूँ या तो आपको साझा करने को बोलने वाली हूँ। दूसरा एक, जब भी हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं किसी भी चीज की, तो जैसे हम नवमांश कुंडली को D1 पे सुपर इम्पोज करते, उसी प्रकार हमने काल पुरुष में हमारी कुंडली सुपर इम्पोज कर देनी है। अगर आपको काल पुरुष का स्पेसिफिक नहीं पता चल रहा है, देन सुपर इम्पोज योर हॉरोस्कोप, आपके जो भी प्लैनेट्स है वो आप एरीज असेंडेंट, जैसे साउथ में तो बहुत ज्यादा इस प्रकार से ही देखा जाता है सभी कुंडलियों को, तो उस प्रकार से जब आप देखते हैं तो आपको क्लियर कट पता चल जाता है कि भाई भले हमें लगता है कि मेरा ये दशा चल रहा है, परंतु उस अनुसार अगर ग्रह दूषित हो रहा है आपकी कुंडली में तो वो बिल्कुल अच्छा फल देने वाला नहीं है। तो आपकी राय क्या है इस बारे में, आप हमें बताइए। आपने एक्चुअली दक्षिण भारत की बात की तो एक बात याद आई। हुआ क्या कि जब हम सीख रहे थे नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन चार्ट बनाना, तो हमने कहा इसमें इतना अंतर क्यों है, मतलब वो अलग तरह से बनता है या अलग तरीके से बनता है। तो जिनसे मैं पढ़ रहा था वो दक्षिण भारत के थे, वो बोले तुम लोग पूरी दुनिया को अपने हिसाब से घुमा देते हो, तुम लोग मतलब उत्तर भारतीय, और हम लोग कालपुरुष की कुंडली को नहीं छेड़ते, हम अपने लगन को सरका देते हैं कि जिस भाव में लगन है वहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। तो कह रहे हम दुनिया, यानी वो कालपुरुष की कुंडली को नहीं छोड़ दें, हम छोड़ देते हैं। हम मतलब जो नॉर्थ इंडिया में गया, यार मेरा लगन ये है, मेरा लगन तुला है, तो पूरा कालपुरुष की कुंडली उल्टी कर देंगे, लेकिन अपने लगन अपना राशि वहां पे लिखेंगे। तो वो एक तो ये बात याद आई। बाकी जैसे अभी आपने कहा, तो मैं इस बात से ये भी समझा कि अगर कोई ग्रह मेष राशि और लगन दोनों को देख रहा है तो निश्चित ही उसका प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके ओवरऑल बिहेवियर पर ज़रूर आएगा, क्योंकि नॉट ओनली काल पुरुष लग्न इज एस्पेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, आपका लग्न भी देख रहा है तो ये एम्पलीफाई हो गया।
और जैसे वाणी का भी आपने कहा, या जो सेकंड हाउस फाइनेंस के लिए बात हुई, तो अगर कोई ग्रह दोनों जगह पर एस्पेक्ट डाल ले या किसी तरह जी एक के लॉर्ड और एक के कारक से कनेक्शन बना ले, तो भी हमें ये मानना चाहिए कि ये पूरी तरह से परिणाम देगा। मैंने ये भी देखा है कि जैसे सेवन्थ हाउस के बहुत सारी सिग्निफिकेशंस हैं, हर एक भाव की बहुत सारी सिग्निफिकेशन है। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति कह रहा है सर मेरी तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम है, बट मैरिड लाइफ तो अच्छी चल रही है। अब हमारे पास तो कालपुरुष की नॉर्मल चार्ट है, कालपुरुष की कुंडली की अभी बात नहीं करते, नॉर्मल चार्ट है, उसमें हमें दिख रहा है सेवन्थ हाउस अफ्लिक्टेड था, एंड वी वर प्रिडिक्टिंग कि भैया तुम्हारी मैरिड लाइफ में ये होगा, ये होगा, वो होगा। वो कह रहे सर बिल्कुल सही चल रही है, वो तो पार्टनरशिप में आप कह सकते हैं हुआ। तो फिर हम कहते हैं अच्छा हाँ, ज्योतिष तो सही है, हमने देखने में कोई गलती कर दी होगी। लेकिन जहाँ शुक्र आ जाए और तुला राशि अफ्लिक्ट हो जाए, फिर हमें ये हो जाता नहीं भाई अब तो ये मैरिड लाइफ है, अब तुम ये मुकर नहीं सकते हो कि ये तुम जो कह रहे हो कि यार ये करियर का है, बिजनेस का है, वो नहीं, पहले उस पर फोकस होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे सुनीति जी कह रही हैं, बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, डिविजनल चार्ट, नक्षत्र, अंश और ये सब, वैसे वैसे जो काल पुरुष का चार्ट है उसको हम छोड़ देते हैं। बल्कि मैं श्रेय और राखी को कहूँगा, क्योंकि ये दोनों तो पीटीए के स्टूडेंट भी हैं। आप जानते हैं कि जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, या खुद ही बताओ, मैं क्यों बोलूं, आप बताओ आप लोग कैसे देखते हो, उसके बाद सुनीली जी के पास चलते हैं। राखी, जब प्रेडिक्ट करने बैठते हैं, सर के साथ पूछते हैं, तब सबसे पहले भावेश कारक, उसके बाद हम लोग कालपुरुष की कुंडली में जाते हैं। और सर ने बताया कि कालपुरुष की कुंडली अगर कोई भी राशि अफ्लिक्टेड है तो वो क्वालिटी को उसका डिस्टर्ब कर देती है। तो वो उसी हिसाब से हम लोग बस निकलते हैं। बस मेरा मैम से यही क्वेश्चन था कि अगर भावेश कारक सही है और कालपुरुष की वो राशि अफ्लिक्टेड है तो कितना डिस्टर्बेंस आएगा? कालपुरुष की राशि, वो कालपुरुष की ना होते हुए लग्न कुंडली की भी राशि हो, सर्वप्रथम हमें वो भी सोचना चाहिए कि कालपुरुष अनुसार ही हमारी लग्न कुंडली बनती है। सिर्फ हमारे नंबर्स अलग अलग आ जाते हैं लग्न कुंडली में। तो अगर समझो आप जैसे बोल रहे हो कि भाव तो अच्छा है, समझो पंचम भाव है जो सूर्य का भाव है, कारकत्व उसका, फंक्शनल बेनिफिट भी छोड़ दीजिए, सब नॉर्मल चार्ट के अनुसार, और पंचम भाव में समझो मंगल जैसा ग्रह विराजमान हो गया या तो शनि आ गया, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये कारक ग्रह उसका नहीं है। परंतु वो कौन सी राशि में है, समझो मेष लगन की कुंडली ही बन रही है और पंचम भाव में शनि आ गया, तो मेष लगन में तो शनि नीच अवस्था में चला जाता है, भले दशम और 11वें भाव का भी स्वामी बनता है, फिर भी मेष में उसको नीच अवस्था का माना गया। परंतु जब हम शनि को पंचम भाव में देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि शनि यहाँ पर थोड़ा सुधर गया है। क्यों भाई सुधर गया है? क्योंकि वह त्रिकोण स्थान में जाके बैठ गया है, तो जितना उसने डिटेरियोरेट फल देना चाहिए, बुरा फल देना चाहिए, उससे वो मतलब 100% बुरे से वो 50% पर आ जाता है। परंतु वो कौन सी राशि में है? वो लियो साइन में, सिंह राशि में है, जहां वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं। अब इस प्रकार आप तुरंत नहीं बोल सकते कि शनि आपका अच्छा ही है या तो खराब है, अभी भी नहीं बोलना है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या देखना है कि भाई इनका सूर्य कहाँ पर है कुंडली में। तो सूर्य की पोजीशन अगर फर्स्ट हाउस में है, समझो एरीज असेंडेंट है, यानी कि सूर्य तो उच्च का हो गया, कारक स्थान में जाके बैठ गया, कालपुरुष अनुसार तो बहुत बलवान कुंडली बन गई। परंतु फिर भी यह व्यक्ति आपको हमेशा यही कंप्लेन करते हुए दिखाई देगा कि भाई मेरा कामकाज सेटल नहीं हो रहा है जीवन भर। चाहे देखो पैसे उसके पास है नहीं है, वो शुक्र से हम तय करेंगे, हो सकता है फैमिली के पैसे है या तो उसको कम मेहनत में पैसे मिलते, बट वो व्यक्ति हमेशा आपको यही कंप्लेन करेगा कि मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं सेट नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे नौकरियां फटाफट मिल जाती बिकॉज ऑफ सूर्य उच्च का, मुझे नौकरियां अच्छी मिलती है, परंतु मैं सेटल नहीं हो पा रहा हूँ। क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? क्योंकि दशम भाव से जो पंचम भाव है वो षडाष्टक में चला गया एक दूसरे के साथ। ये हमने नेक्स्ट देखना है। और जो 11 नंबर की राशि है जो 11वें भाव में आती है, वो इस स्व राशि के शनि को देख रहे हैं, तो इसीलिए हमने उसको 50% मार्क्स दिए हैं, 25% फॉर 11th हाउस और 25% फॉर 5th हाउस। बाकी 50% उसने अपने कर्म सुधारने हैं, उसने सबसे ज्यादा तो आलस छोड़ना है। इस व्यक्ति में आपको 110% आलस देखने मिलेगा।
कोई भी काम के लिए वो जल्दी से रेडी नहीं होगा। तो राशि अगर अफ्लिक्ट हो रही है किसी जैसे बोलते हैं ना फ्रेंडली या एनिमी प्लैनेट के साथ में, ग्रह के साथ में, मित्र या शत्रु ग्रह के साथ में, तो जरूर राशि भी अफ्लिक्ट होती है। नहीं, बिल्कुल सही है। श्रेय कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर मेरा एक प्रश्न था इसी से रिलेटेड। जैसे अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि सप्तम जो राशि रहती है वो बहुत सारी चीजों को सिग्निफाई करती है। तो जैसे अभी अपन ने बोला कि वो किसी भी भाव में आ रही होगी, मतलब कि अपने 12 भावों में से किसी में भी आ सकती है। और जहाँ तक कुछ भी प्रश्न लेकर के आ सकता है रिलेटेड टू 7th हाउस। और अगर 7th हाउस पीड़ित है तो स्पेसिफिक जाने के लिए कि आपका ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए तो अपन को डिटेल में जाना ही पड़ेगा, या तो डिविजनल चार्ट्स में जाना पड़ेगा, या तो भाव भावेश से चेक करना पड़ेगा। तो आप अगर मैं बोलूँ कि वेटेज अगर देना चाहें अपन लोग, तो इसको कितनी वेटेज देंगे एज कम्पेयर टू लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और फिर कालपुरुष की कुंडली में? नहीं, अगर मैं इसका जवाब दूं, वैसे तो सुनील जी बाद में देंगे ही, मेरी जहाँ तक समझ है, ये जो हम वेटेज की बात करते हैं ना कि दिस ओवर दिस या दिस ओवर दिस, ये वर्सेस की लड़ाई होती ही नहीं है। हमें जब कुंडली का फलित करना है तो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, करते करते एक चेन बनानी होती है। तो जब आप कहते हैं कि भाई लगन कुंडली का 7th हाउस, या जो भी अभी आपने कहा कि कालपुरुष की 7वीं राशि किसी भी भाव में जा सकती है, आपने ऐसा कहा। मैं ये कह रहा हूँ जब आप कुंडली आ रही है, स्टार्ट कर रहे हैं, आपने लगन कुंडली से चार्ट को चेक कर लिया, आपने चंद्र कुंडली से कर लिया, आपने काल पुरुष की कुंडली से कर लिया, तीनों से चेक कर लिया, और आपको प्रॉब्लम दिखता है कि हाँ यार कुछ प्रॉब्लम कंटिन्यूटी में आ रहा है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि काल पुरुष की कुंडली को बिल्कुल ही साइड लाइन करके केवल 2 को देख के करो, फिर तो धोखा हो सकता है। जैसा अभी सुनील जी ने कहा कि आप किसी और ट्रैक पर जा रहे हो और वो कुछ और बता रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं था। लेकिन जब आपने उसको क्लब कर लिया और कैसे बोलते हैं उसको, अकुमुलेट करने हैं सिमिलर पॉइंट्स, जैसे अभी बात हो रही थी कि जितने हमारे पॉइंट सिमिलर होते जाएंगे उतनी बात में हमारी वजन बढ़ता जाएगा कि हाँ यार ये भी मिला, यहाँ से भी मिला, यहाँ से भी मिला, तो अब मैं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। तो मेरी तो ओपिनियन ये है कि आप ये वेटेज कितनी देनी है। अब देखो यहाँ पे मैं बोल तो कुछ भी सकता हूँ, कहने का मतलब है बोलो 80 देनी है, चलो अब ये 80 वेटेज कैसे प्रूव करोगे? मेरी बात समझ रहे हो? तो बात यह है कि ठीक है, इम्पोर्टेंस होती है और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आती है। क्यों सुनील जी, प्लीज आप बताइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे श्रेय ने अभी पूछा कि भाई डिविजनल चार्ट या तो डिटेल में देखना, डिटेल में तो हमें देखना ही है, परंतु जब आपको पता चल रहा है कि भाई 7th हाउस अफ्लिक्टेड है, ठीक है, किसी भी लग्न कुंडली का समझो सप्तम भाव में केतु आके बैठा या तो मंगल आके बैठ गया है, फिर भी वो हिस्ट्री दे रहा है कि मेरी शादी तो भाई ठीक ठाक अच्छी चल रही वैसे तो। और मैंने कई सारे हॉरोस्कोप में ऐसा देखा है, इवन उच्च का मंगल भी जब आ जाता है कर्क लग्न की कुंडली में, तब भी उनकी शादी बढ़िया चलती हुई मैंने देखी, क्योंकि उनकी तुला राशि बहुत सुधर गई है। तुला राशि में मैंने देखा बुध है उनके, तो शुक्र और बुध तो एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया उनके कुंडली में। तो हो सकता है कि उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, उन दोनों में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, उन दोनों का कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। हो सकता है कि दिमागी तौर पर मेंटालिटी क्लैश हो सकती है एक दूसरे के साथ बिकॉज ऑफ उच्च का मंगल, लेकिन बोलते हैं ना कि 10 मिनट के लड़ाई के बाद तुरंत एक दूसरे के साथ में आने वाला कपल हम लोग इसको जरूर बोल सकते, क्योंकि तुला राशि कुंडली में सुधर गई है। तो ये हमें सबसे ज्यादा अच्छा। अभी जैसे श्रेय ने और बात बताई कि डिविजनल चार्ट, अभी हमें तो ये D1 से ही पता चल रहा है, आगे भी जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को और स्टडी करना है, और अगर तुला राशि में कोई भी ग्रह नहीं है समझो D1 में, और सप्तम स्थान खराब है, तो आप नवमांश में देख लीजिए कि भाई तुला राशि कौन से घर में जा रही है सबसे ज्यादा। अगर तुला राशि में कोई ग्रह नहीं भी है परंतु वो त्रिकोण स्थान में जा रही है, और अगर आपका जो D1 का सप्तमेश है उससे अगर शुक्र नवपंचम में जा रहा है D9 हॉरोस्कोप में, तो भी इस व्यक्ति की शादी अच्छी टिकेगी, क्योंकि शुक्र उसको बल दे रहा है। ये थोड़ा बाद में डिटेल में देखने वाली बात। नहीं, अभी जैसे सुनील जी ने कहा ना, वो मुझे याद आया, जब हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं
कि एक नाड़ी सिस्टम है जिसमें गुरु को लगन मान लेते हैं और गुरु तो जैसा अभी उन्होंने कहा कि किस राशि में है, वहाँ पे तो हमारे पास लग्न है ही नहीं। अब हमें उसी के आधार पर देखना है और वहाँ पे काल पुरुष की अलग अलग राशियों को या आप कह लीजिए अलग अलग भावों का पूरा इस्तेमाल होता है कि भाई अब इसके बारे में फलित कैसे करें। तो और इवन इन प्रश्न ऑल्सो, मतलब और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल को कैसे, बिल्कुल बिल्कुल, मेडिकल तो बिना काल पुरुष के आप बढ़ ही नहीं सकते, ऑप्शन बढ़ ही नहीं सकते। ना। आपको अगर कोई हेल्थ का कोई भी प्रश्न कुंडली आता है, या तो आपको नॉर्मल कुंडली भी अध्ययन के लिए आती है। अगर कन्या राशि का ही मैं बात करूंगी तो कन्या राशि को ही देखो सबसे पहले। सही बात। हम हमेशा बोलते हैं कि सूर्य इम्यूनिटी का कारक है, नो डाउट है। सूर्य रेजिस्टेंस पावर देता है, इम्यूनिटी देता है, हमें सूर्य कुंडली में अच्छा होना बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन उतना ही अच्छा आपका कन्या राशि होना जरूरी है कुंडली में, क्योंकि बेसिक कुंडली के अनुसार वो छठे भाव की राशि, और अगर कन्या राशि अफ्लिक्ट है तो 100% उस व्यक्ति का पेट हमेशा ही खराब रहेगा। अगर कन्या में गुरु जैसा भी प्लैनेट चला गया, और गुरु के साथ समझो राहु चला गया या केतु चला गया, शनि चला गया, मंगल चला गया, हमेशा ये व्यक्ति डाइजेशन का प्रॉब्लम बोलेगा। भले फिर कुंडली में कहीं भी कन्या राशि, भले वो दशम स्थान में हो कन्या राशि या लगन में हो, फिर भी आप तुरंत एक नजर में बोलना चाहिए भाई आपको हमेशा पेट की तकलीफ रहती, आप कितना भी ना, वो बोलेगा हाँ रहती है। फिर सूर्य कितना अच्छा है, देन दैट विल डिसाइड कि भाई वो टॉलरेबल है कि नहीं, उसका सीवियरिटी कहाँ तक जाने वाला है वो बीमारी। 6 नंबर साइन हमें बता रही है बीमारी है, लेकिन उसका सीरियसनेस कितना है, दैट सूर्य विल टेल कि सूर्य का प्रभाव कितना है इस कुंडली में या तो इस जातक के ऊपर, कि वो रिकवर कर लेगा कि इसको लेंदी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। देन यू विल गो टू जुपिटर अगेन। जैसे आपने जीव कुंडली की बात बताई कि कोई भी नाड़ी के अनुसार जीव कुंडली, जैसे मैंने सुंदरम सर के पास से सीखा था कि जीव कुंडली बनाइए आप किसी भी, लेकिन उन्होंने उस वक्त मुझे ये बताया था कि आप जब भी आपको मैरिज या संतति का देखना है, उस समय जब आप जीव कुंडली बनाते हो जुपिटर की, तो आपको परफेक्ट उसके फ्रूट देखने को मिलते हैं। समझो कोई प्रोजेनी का प्रश्न लेकर आया है, या तो बच्चों की कैसे ग्रोथ होगी आगे चल के हमारे, या तो फिर हायर एजुकेशन का कोई प्रश्न आया है, रिसर्च का पीएचडी का प्रश्न आया है, या तो फिर शादी का क्वेश्चन आया है, तो आपको गुरु कुंडली जरूर रखनी चाहिए और बहुत अच्छे परिणाम उसके देखने को मिलते हैं जुपिटर कुंडली अनुसार। नहीं चलो आज ये भी पता लगा सुनील जी आप मेरी गुरु बहन है। एक सेकंड क्योंकि सुंदरम सर से पढ़ने का मौका मुझे भी मिला अलॉन्ग विद आरजी राव सर, तो और जो नाड़ी प्रिंसिपल बाई चांस की बात है, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप भी वहीं से आ रहे हैं, मतलब वो आपने भी वहाँ से सीखा है। तो खैर नो डाउट अबाउट इट, जैसा कि सुनील जी ने कहा कि मैरिड लाइफ के लिए जुपिटर से भी देखा जाता है। वैसे तो हम शायद डेविएट हो जाएंगे क्योंकि अगर हम नाड़ी वाले पे चले गए तो वहाँ पे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ बहुत सारी चीजें, परंतु आपको बेसिक कुंडली में भी अगर आपको ये प्रश्न आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम काल पुरुष को ही पकड़ के अभी चलेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन का कोई प्रश्न है, प्रोजेनी, फिर भी आप धनु लग्न की कुंडली रख के देख सकते हो। आपको मीन की कुंडली नहीं रखनी है क्योंकि मीन राशि 12वें स्थान में जाती है। तो आपको अगर ये प्रश्न देखना है तो आपको धनु लग्न की कुंडली अनुसार उनके पूरे प्लैनेट्स प्लेस कर दीजिए काल पुरुष में, तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है। परंतु कारक और राशि अगर काल पुरुष के अनुसार अफ्लिक्टेड है तो 100% आपको उसका फल, जैसे कि हमारी बात चल रही थी अभी, किसी का समझो सप्तम भाव में शुभ ग्रह है और वो कंप्लेन कर रहा है कि भाई मेरा तो बहुत खराब, मेरा मैरिटल ब्लिस अच्छा नहीं है, बहुत लड़ाइयाँ होती है, म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो आप देखिए तुला राशि में मंगल होगा या तो तुला में केतु होगा उनका, तुला में शनि भी होने से ये प्रॉब्लम होता है। शनि होने से क्या प्रॉब्लम होता है, शादियां टूटती नहीं है, शनि होने से तुला में ये प्रॉब्लम होता है कि एक बढ़ चढ़कर बोलता है क्योंकि उच्च का शनि हो गया, बहुत फिलोसॉफिकल होता है एक पार्टनर, और दूसरा पार्टनर शुक्र प्रधान होता है, तुला प्रधान।
नहीं। इसमें कंपेटेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। इसको बोलते हैं राशि का गुणधर्म आप उसमें पकड़ो, कैसे देखना है। हम बोलते हैं तुला की शनि है तो डेफिनेटली डिवोर्स वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप क्यों डीप इतना देखते हो कि भाई तुमने ये किया, तो उसको ही पकड़ के 4 घंटे तक वो बात कर सकता है व्यक्ति, सही बात और उसका पार्टनर बोलेगा कि वो चीज पुरानी हो गई। दिस इज तुला का शनि। नहीं नहीं बिल्कुल। कल आपको बताता हूँ, कल ही की बात है, तुम्हारे बैच था श्री, शायद PTS 6 में हो ना या नहीं, आई एम नॉट श्योर। अब कल के जो भी क्लास थी उसमें बात हो रही थी कि शनि उच्च का तुला में अच्छा या बुरा। तो लोग बोलते भाई शनि है, उच्च का है, अब ऋषि मुनियों ने अगर तुला में किया है तो कोई तो कारण होगा, और है, वो भी हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जो दूसरा पॉइंट बोला अभी सुनील जी ने कि कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन कालपुरुष की 7वीं राशि तो अफ्लिक्ट हो गई, और वो भी एक विरक्ति के कारक ग्रह से। ठीक है, अब चाहे वो उच्च का है, ठीक है, वो कुंभ मकर के लिए शुभ फलदायक हो गया क्योंकि उनका अधिपति उच्च का हो गया, लेकिन आपने कालपुरुष की 7वीं राशि से तो कॉम्प्रोमाइज कर ही लिया। तो ये कहीं ना कहीं वही जो बात अभी इन्होंने रखी कि इट इज़ नॉट गुड फॉर मैरिड लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ड्राइनेस और दोनों में मेंटल कंपेटेबिलिटी का थोड़ा बहुत इशू उसको ज़रूर दिखाएगा। हालांकि वही अगेन बात आ जाती है, डाइवोर्स जैसी चीज़ प्रिडिक्ट करने के लिए या जिंदगी में कभी शादी नहीं होगी ये प्रिडिक्ट करने के लिए, तो यू नीड टू अकोमुलेट अदर प्रिंसिपल ऑल्सो, या यू नीड टू चेक अदर प्रिंसिपल ऑल्सो। बट ये इतना तो कंफर्म करा है तुला का शनि है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभाव डालेगा। खैर बड़ा मजा आ रहा है जी वैसे जी आपसे जी। बात। कई बार और एक इसमें एड ऑन में मैं बात बता रही हूँ कि हम हमेशा बोलते हैं कि लग्न का जो लॉन्जिविटी हाउस है, आयुष्य कितना होगा शादी का, तो हम हमेशा सेकेंड हाउस देखते हैं क्योंकि वो सप्तम से अष्टम भाव में है। तो अगर सेकेंड हाउस अफ्लिक्ट नहीं है तो हम बोलते हैं कि नहीं भाई शादी अच्छी होगी। या तो सेकेंड हाउस में समझो वीनस है, बुध है, भले कोई भी, मंगल के सिवा, राहु केतु के सिवा कोई भी ग्रह है, तो हम बोल सकते हैं ठीक ठाक चलेगी। लेकिन अगर कोई ग्रह नहीं है और वहां पर 2 नंबर, जो जहां भी कुंडली में वृषभ राशि है, और वृषभ राशि में अगर मंगल होगा तो भी शादी लॉन्जेविटी में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि काल पुरुष अनुसार वो वो 2 नंबर की साइन आ गई लॉन्जिविटी की। इसलिए हमें कारक देखना है। जैसे मैंने कम्युनिकेशन का आपको बोला, मिथुन राशि देखना जरूरी है। तो अगर आपको लॉन्जिविटी देखनी है, कोई भी शादी कैसे चलेगी, या तो आपकी पार्टनरशिप कैसे चलेगी, या तो आपका पब्लिक सोशल इमेज कैसे होगा आपका, तो भी आपने, क्योंकि मंगल और शुक्र एक बहुत पैशन बनाते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। तो ये पैशन के चक्कर में क्या होता है कि जो मूलभूत चीजें होती है वो पीछे रह जाती है, और मंगल हावी हो जाता है उस शुक्र के ऊपर टोटली। देन वी से कि ये मंगल प्रधान व्यक्ति है, शुक्र प्रधान कम है। देन अगेन जैसे आपने बोला कि हमें बाकी के सभी चीजों को सम्मिश्र करके उसको सब हमने देखना है कि भाई शुक्र कहाँ पर है। परंतु बेसिक तौर पे अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो सीधे सीधे देखिए कि काल पुरुष अनुसार वो राशि कहाँ पर है, और राशि में कोई अगर ग्रह नहीं भी है तो उसका स्वामी कहाँ पर जाके बैठा है। उस अनुसार भी आप शुरुआत में बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, इफ यू डू नॉट वांट टू गो इमीडिएटली टू अदर वर्ग कुंडलीज। तो बहुत ये सक्सेस होते हुए मैंने देखा है। मुझे एक केस याद आ रहा है सुनील जी। एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी आंखें बड़ी कम उम्र में खो दी, तो हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं। तो वो उन्होंने चार्ट दिखाया और उन्होंने पूछा कि इस चार्ट में ऐसा क्या हुआ कि मेरे साथ ये घटना हुई। तो अब आंखों के लिए अपन कुंडली का दूसरा 12वां भाव हम सब जानते हैं कि उसको देखते हैं, और सूर्य चंद्रमा ज्योति के कारक हैं, शुक्र को बनावट के लिए देखा जाता है। तो वहाँ क्या था, जब हम फलित कर रहे थे तो उसमें वृषभ राशि और दूसरे भाव दोनों पर शनि का प्रभाव, 12वीं राशि और 12वें भाव दोनों पे मंगल का प्रभाव, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन था। वो कालपुरुष की कुंडली भी अफ्लिक्ट हो रही थी उन हाउसेस की, और कुंडली के वो भाव भी अफ्लिक्ट हो रहे थे। और जातक ने कहा कि मैं पूर्णतया अपनी आंखों की दृष्टि 30-32 साल की उम्र में खो चुका। तो वही जैसा अभी आपने बात रखी कि कहाँ है और उस पर कितना प्रभाव आ रहा है, कितना पीड़ित हो रहा है,
इसको ऐड ऑन करना चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और इसी प्रकार से धन का भी अगर आपने देखना है तो ये शुक्र के राशि में समझो मंगल चला गया, या शुक्र के साथ भी अगर मंगल चला गया, तब भी इनको ऑन एंड ऑफ पैसों की दिक्कत रहती रहेगी, क्योंकि ये इतने उतावले होते हैं पैसे खर्च करने के लिए। समझो एक राशि उनके पास आई है पैसों की, तो वो लोग उसका चयन नहीं कर पाते हैं ठीक से कि भाई मुझे ये राशि इतने दिनों तक चलानी है। कई लोग बोलते हैं ना, जैसे ही आता है पता नहीं किधर चला जाता है, बिकॉज उनको मैनेजमेंट नहीं है। उसके लिए भी अपने वृषभ राशि को देखना, क्योंकि वृषभ राशि इज अ नेगोशिएटिव साइन। वो नेगोशिएट खुद के साथ करता है वृषभ, कि मुझे मेरी ताकत कितनी बढ़ानी है। इसीलिए तो वो बुल का शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में उसका ही तो विवरण दिया है ना। कोई भी जगह पे जाओ, क्यों बोला है उसको पैसा, उसको क्यों वो सिंबल दिया हुआ है। तो आपको इसमें भी टॉरस साइन देखना बहुत जरूरी है कि टॉरस अगर अफ्लिक्टेड नहीं है, और अगर साइन भी नहीं है उसमें, ग्रह नहीं है, परंतु वो अगर अच्छे स्थान में जाके शुक्र बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है, तो 100% उस व्यक्ति का फिनेंशियल वेल्थ स्टेटस बहुत अच्छा होगा। नहीं बिल्कुल। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। हाँ। सर जैसे कालपुरुष का 6ठे भाव का स्वामी बुध हुआ और मंगल हुआ 8वें भाव का स्वामी, अगर वो दोनों युति बना के कोई भी भाव में बैठते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सर जी। अगर मंगल और बुध कोई भी मतलब युति बना के कोई भी भाव में बैठेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। ओके, सुनीली जी कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, मंगल और बुध मूलतः एक दूसरे के फ्रेंड नहीं है, मित्र ग्रह नहीं है। दूसरी एक बात है कि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती है, सीधे मुंह बात करते, तू तड़क से बात करते। तीसरी बात, इनमें हमेशा आपको कुछ ना कुछ स्किन रिलेटेड इश्यूज नजर आएंगे, क्योंकि 6ठे भाव की राशि भी हो गई है, ठीक है। और बुध का त्वचा के साथ बहुत कनेक्टिविटी, और मंगल का रक्त के साथ है। तो कहीं ना कहीं रक्त में खराबी होने से उनको हमेशा ड्राइनेस ऑफ स्किन बोलिए, तुरंत स्किन का इन्फेक्शन हो जाना बोलिए, हमेशा स्किन डॉक्टर के पास जाना आना बोलिए। और काल पुरुष में भी अगर काल पुरुष के अनुसार हो या ना हो, तब भी जब भी ये युति आ गई तो वह व्यक्ति को बहुत अच्छा एनालिटिकल पर्सन बनाती है। ये पॉजिटिव साइड है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा कोई, या तो फिनेंस में कोई होगा, तो वो बढ़िया तरक्की ये कॉम्बिनेशन के साथ कर पाएगा। या तो डेटा एनालिस्ट है कोई, कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, अपार्ट फ्रॉम दिस माइनस पॉइंट्स। तो वो अगर एक साथ में आ गए तो उसको बैलेंस करने के लिए काल पुरुष अनुसार आपको शुक्र की स्थिति देखनी पड़ेगी। अच्छा, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। ऐड ऑन तो खैर क्या मतलब, जैसा उन्होंने बताया वो तो बात सही है। बाकी आपने अभी कहा कि षष्ठे षष्टमेश की होती राखी मैंने सही बोला ना? हाँ सॉरी थोड़ा दिमाग से नाम निकल गया था, मैं फोकस कहीं आ था। तो राखी ऐसा है कि भाई देखो, लग्नेश बना मंगल, काल पुरुष का लग्नेश बना मंगल, तीसरे और छठे का स्वामी बना बुध। आप इसको कह रहे हैं छठे अष्टम के स्वामी की युति, मैं कह रहा हूँ लग्नेश की 2 उपचय भाव अधिपति के साथ युति। अब यदि ये युति मंगल बुध की युति शनि से प्रभावित हो जाए, अगर कुंडली में कि शनि की दृष्टि आ गई या देख लिया, तो हम कहेंगे काल पुरुष का लग्नेश काल पुरुष के उपचय भाव के अधिपतियों से कनेक्ट हो गया, यानी 3, 6, 10, 11 सबसे कनेक्ट हो गया। तो हाई एम्बिशन, ग्रोथ, लंबा लाइफ में जाना, ये उसको इंडिकेट कर देगा। लेकिन जहाँ पर आपने इसको गुरु के साथ कनेक्ट कर दिया, तो फिर वो काल पुरुष के 6ठे, 8वें, 12वें वाला आपके पॉइंट आ गया कि अरे ये तो कुंडली के 6, 8, 12 एक्टिवेट हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो फिर आप वहाँ पे उसको दूसरी तरह ट्रीट करेंगे कि नहीं, यहाँ पे जो रोग की बात, त्वचा और अभी रक्त वाहिकाएँ, और 2 कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट प्रोसेस। एक कहता है डिसीजन ले के छुट्टी करो, मंगल जिस तरह से हम जानते हैं आवेग, आवेश को इंडिकेट करता है, मरकरी वहीं विवेक को इंडिकेट करता है कि सोच के करना चाहिए। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन तो आई गई, मतलब 2 डिफरेंट नेचर के प्लैनेट है, तो ऑब्वियसली इस कॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा शुभ तो नहीं लिया जा सकता। परस्पर मित्रता भी इतनी कोई खास नहीं है। पर जो आपका सवाल था कि अगर हम कालपुरुष के उसको लग्नेश तीसरे, छठे और 10वें, 11वें के स्वामी की तरह देखें, तो मैंने बहुत उन्नति कारक देखा है इस युति को, अगर शनि की दृष्टि आ जाती है
तो बाकी सुनील जी ऐड करेंगे तो वो बताएंगे इस बारे में। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे आपने बताया षष्टेश और अष्टमेश, तो इनको हमेशा हेल्थ से रिलेटेड भी अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के तरीके से देखेंगे, जैसे मैंने स्किन का अभी बताया, या तो उनका दिमाग हमेशा गर्म रहना, या तो क्या बोल देते हैं उनको पता नहीं चलता, एंड देन दे रिग्रेट, उनको रिग्रेट करना पड़ता है बाद में कि भाई मेरा ऐसा हो गया है। तो सबॉर्डिनेट्स के साथ ऑफिस में, प्रोफेशन में, कॉलेज में, स्कूल में, बच्चों से लेके बड़ों तक, तो उनको किसी के साथ मैच होने में बहुत समय लग जाता है। तो ये हमें सबसे ज्यादा देखना आवश्यक है। सर इसी को कंटिन्यू करते हुए मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है। जैसे अगर लग्नेश अगर वृषभ राशि में चला जाए और वो शुक्र के साथ बैठ जाए, तो उसको मतलब मनी वाइज अपन क्या बोलेंगे? क्योंकि मतलब वो कैसे मानेंगे उसको, अगर सिर्फ कालपुरुष का लग्नेश अगर है और वो वृषभ राशि में बैठ जाए शुक्र के साथ, तो वृषभ भी ले ली उसने, उसके साथ भी बैठ गया, तो कैसी युति मानेंगे आप कैसे मानते हैं मैम इसको सर आप? हाँ सुनील जी प्लीज आप। मेरे ख्याल से तो पहले आपने लग्नेश कौन है उसको देखना बहुत आवश्यक है, कि वो वृषभ राशि के साथ कंपैटिबल कितना है। जैसे हमने अभी शत्रु और मित्र ग्रह की बात की, इसीलिए हम बेसिक्स की बात करते हैं, काल पुरुष की बात करते हैं, कि अगर वृषभ में अगर आपका लग्नेश शनि है तो अच्छा फल देगा, क्योंकि शनि और शुक्र एक दूसरे के साथ अच्छे कंपैटिबल है, मित्र ग्रह है। ठीक है, फिर देन यू हैव टू सी कि भाई शनि का पोजीशन कैसा। परंतु आपका लग्नेश अगर सूर्य हो गया तो शुक्र की राशि में चला गया, या तो आपका लग्नेश गुरु हो गया तो भी शुक्र की राशि में चला गया। तो ये हमेशा आपको एक बता देती हूँ कि हमेशा जो पैसे है उससे बड़ा ही दिखाएगा ये व्यक्ति, गुरु गया तो। शुक्र लग्नेश होके अगर शनि गया तो वो व्यक्ति को मेहनत करके आगे बढ़ने की या तो तरक्की करने की हमेशा बुद्धि देता है। ये सद्बुद्धि कारक कॉम्बिनेशन मैंने देखा है। वो तुरंत से ऊपर नहीं आते जीवन में, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप आप हमेशा उनकी तरक्की देखोगे। देन यू हैव टू सी कि सेकेंड हाउस में कौन से प्लैनेट है, उसका खुद का वीनस कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। जैसे टॉरस में अगर वो आ गया तो कृतिका नक्षत्र में बैठा है भाई, या तो कौन से मृग शीर्ष में बैठा है, वो देखना भी बहुत ज्यादा या तो रोहिणी में बैठ गया, तो फिर उस अनुसार ही आपका कामकाज का प्रभाव भी होगा, उस अनुसार आपका कामकाज भी उसी अनुसार होगा। जहां पर आपका लग्नेश अगर टॉरस साइन में जाता है तो हम बोलते हैं ना कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई। फिर हमें दशम स्थान बाद में देखना है, हम सबसे पहले देखेंगे कि वृषभ राशि में अगर उनका लग्नेश जा रहा है, कौन से नक्षत्र में जा रहा है, तो उसी अनुसार उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उनका दिमाग उस प्रकार चलता है कि भाई मुझे ये पसंद है। हम बोलते हैं कि नहीं भाई तुम ये काम करो, बोलेगा नहीं मुझे तो यही पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप काल पुरुष के लग्नेश की भी बात की आपने आपने कहा कि मंगल शुक्र के, क्या बोला था एक बार? सर अगर कालपुरुष का अगर लग्नेश मंगल हो और वो हाँ। वृषभ राशि में हो शुक्र के साथ, तो इस युति को फिर आप मुझे बताइए कि लग्नाधिपति, अगर काल पुरुष का लग्नाधिपति द्वितीय भाव में शुक्र के साथ है तो आर्थिक दृष्टिकोण से जातक को तो सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंस, शुक्र उस राशि में है, शुक्र की राशि में है। हैविंग सेड दैट, मार्स, जैसे कि अभी सुनील जी ने कहा कि मार्स को अगर हम वहाँ देखेंगे तो एक क्रूअल प्लैनेट एक सॉफ्ट प्लैनेट के साथ उसकी राशि में आके बैठा है। तो वो जो पॉइंट रख रहे थे सुनील जी कि थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी ना कि वो पैसे की कमी के लिए बोलेगा या कहेगा कि पैसा रुक नहीं रहा है, क्योंकि वो उसके लिए परेशान है और पैसा है भी, ऐसा भी नहीं कि नहीं है पैसा, लेकिन अब बैठ रहा है उस राशि के गुणधर्म को ले रहा है तो एडवांटेज है। लेकिन एक थॉट प्रोसेस खुद ही अपने पैसे में कम करना या कम आंकना, क्यों सुनील जी? मैं अगर सही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि काल पुरुष अनुसार नितिन जी अष्टमेश भी चला गया ना लग्नेश के साथ सही बात है। टॉरस में, ये तो वो फायदे से ज्यादा नुकसान करेगा कि भाई मैंने म्यूचुअल फंड्स देखे हैं तो मैंने तो खरीद लिए, बहुत अच्छा चल रहा है, और फिर वही म्यूचुअल फंड्स उसको खड्डे में डालेंगे। ये भी फलित होता है। इसीलिए मंगल कितना बलवान है, लग्नेश है लेकिन अष्टमेश भी है, और टॉरस उसकी कोई इतनी फेवरेबल, वो पैशनेट उतावला हो जाता है ना कोई भी चीज का तुरंत निर्णय
लेने के लिए। तो बिल्कुल आपने सही बोला है, तो श्रेय आप देख लीजिएगा। श्योर मैम, बिल्कुल। ये मैं और ना सिर्फ मैं, बाकी सभी दर्शक हमारे जो सुन रहे हैं वो सब इसको लगा करके देखेंगे। और आज का अगर मैं पूरा समअप करूं तो आज हमें बहुत ज्ञानवर्धन हुआ है, आपकी सभी नई चीज सीखने को मिली है। सबसे पहले तो आपने ये चीज बताई कि आजकल की हम लोग क्या करते हैं कि जनरली कालपुरुष की लगन को ही छोड़ देते हैं, कालपुरुष की कुंडली को ही छोड़ देते हैं। हम डायरेक्ट लगन को देखते हैं कि लगन क्या है, वो क्या कर रहा है, चंद्र को देखते हैं। बट जो मेन जो चीज है, जो शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि आप कालपुरुष की राशि, कालपुरुष की कुंडली को महत्व दें, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोगों ने इसे सीखा। फिर डिफरेंट हाउसेस, जैसे कि आपने वृषभ राशि का बताया, वृषभ राशि कहाँ पर पड़ रही है, तुला राशि कहाँ पर पड़ रही है, इसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। सिमिलरली हम लोगों ने डिविजनल चार्ट में भी आपने थोड़ा सा जिक्र किया था कि अगर डिविजनल चार्ट में भी अगर वो राशि आ रही हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो कि हम लोग नहीं देखते हैं या उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज का अगर मैं समअप करूं तो बहुत ही ज्ञानवर्धन हुए। आगे से हम लोग सब इस चीज को लगाएंगे। और राखी जी, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहती हो तो प्लीज। हाँ सर, आज मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। जैसे कि अगर किसी का बेसिक नेचर भी देखना है तो फिर मंगल को भी देखे कि मंगल कौन सी राशि में बैठ रहा है। वो बहुत मतलब एक नॉलेजेबल चीज है जो आज हम लोग ने सीखी है यहाँ पर मैम के साथ में। थैंक यू मैम और सर, थैंक यू सर। थैंक यू राखी जी, श्रेय एंड स्पेशली सुनीली जी, आपने अपना कीमती समय दिया। और महात्मा ने चाहा इसी तरह से आगे और साथ बनाए रखेंगे और वीडियो करते रहें। धन्यवाद, नमस्ते।